नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब पति अपनी पत्नी को सोने का हार नहीं दिला पाया तो पत्नी ने ऐसा क्या किया कि सब देखते रह गए। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन अगर उन खुशियों में शामिल होने वाला कोई ना हो तो फिर वह खुशियां खुशियां नहीं रह जाती, गम में बदल जाती हैं। सेठ जी अकेले दिवाली का त्योहार मनाया करते थे। उनके दोनों बच्चे, बहू और पोते सब विदेश में रहते थे। सेठ जी हर त्योहार पर उनका इंतजार किया करते थे, लेकिन वो लोग नहीं आते थे। इसलिए सेठ जी बहुत उदास हो जाया करते थे। दिवाली का त्योहार फिर आ गया। महीने भर से लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हुए थे। हर ओर खुशी और उमंग छाने लगी थी। लोग नए कपड़े और घर के लिए नई चीजें खरीदने की तैयारियां कर रहे थे। मोहल्ले में बच्चे नए कपड़े, जूते आदि के लिए अपने माता पिता से रोज मांग करती। वहीं औरतें नई साड़ियां, गहने आदि की मांग करती। औरतों की मांग को ठुकराने का साहस भला कौन कर सकता है। राजन के लिए हर साल दीपावली खुशियां लेकर आती। उसे रोशनी फैलाते हुए जगमग दीपक बहुत अच्छे लगते थे। दियों की वह रोशनी उसके मन को एक सुखद एहसास दे जाती थी। बचपन से ही दिवाली आते ही उसका मन खुशियों से भर जाता था। अभी भी दिवाली आने पर उसका मन झूम उठता, पर दूसरे ही क्षण उसे निराशा घेर लेती थी। दिवाली के 2 दिन पहले आने वाली धनतेरस राजन के मन को बहुत ही निराश कर देता था। राजन एक बहुत ही गरीब आदमी था। नौकरी की तलाश में वह अपने गांव से शहर आ गया था। बड़ी मुश्किल से शहर के एक बड़ी कपड़े की दुकान में उसको नौकरी मिल गई थी। ये नौकरी तो सिर्फ और सिर्फ उसके जीने का सहारा थी, पर उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वह अपनी जिंदगी खुश होकर जी सके। राजन की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। रेखा के पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए रेखा के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी शादी राजन के साथ कर दी। रेखा का एक छोटा भाई भी था, वह भी बहुत ही सीधा साधा था। कुल मिलाकर रेखा के मायके में सब लोग बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे। रेखा के माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना बहुत ही अच्छे से सिखाया था। उसकी पत्नी रेखा बहुत ही सच्ची स्त्री थी। वह अपने पति की सीमित आमदनी में भी बड़ी किफायत के साथ खुशी खुशी घर चलाती थी। लेकिन कभी कभी जब वह आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठती थी और उनकी बातें सुनती थी तो उसका भी मन करता था कि अभी अच्छा अच्छा पहने और अच्छा अच्छा खाए। लेकिन ये सारे विचार बहुत जल्द ही वो अपने दिमाग से झटक देती थी और खुश होकर अपने घर के कामों में लगी रहती थी। राजन भी रेखा जैसी पत्नी का पाकर बहुत ही खुश था। रेखा साधारण सूती साड़ी में ही संतुष्ट रहती थी। वो कभी भी बहुत ज्यादा की अपेक्षा नहीं करती थी। जितना मिल जाता था उसी में खुश रहने की कोशिश करती थी। वो अपने पति से महंगे कपड़े की मांग नहीं करती थी। राजन भी बहुत सादगी से जीता था। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और राजन बहुत ही प्यारे 2 बच्चों का पिता बन गया था, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बेटे और बेटी को हर खुशी देना चाहता था। त्योहार पर वह अपने बेटे और बेटी को नए कपड़े अवश्य खरीदता। अपनी पत्नी के लिए सस्ती ही सही पर हमेशा नई साड़ी खरीदता। बस अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता, क्योंकि जब तक उसकी बारी आती थी तब तक सारे पैसे खत्म हो जाते थे और राजन मन मार के रह जाता था।
अभी दिवाली के कुछ दिन पहले से ही हर कपड़े की दुकान पर काफी भीड़ चल रही थी। राजन आने वाले ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े दिखाता और कपड़े चुनने में उनकी मदद करता, पर उसका मन कभी कभी बहुत दुखी रहता, क्योंकि राजन अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। जब वह बच्चों के नए नए डिजाइन के सुंदर महंगे कपड़े ग्राहकों को दिखाता तो उसके मन में पीड़ा होती कि वह अपने 7 वर्षीय बेटे जय और 5 वर्षीय बेटी गौरी के लिए वैसे सुंदर कपड़े नहीं ले पाता। इसी तरह जब वह महिलाओं को जारजेट शिफॉन बनारसी सिल्क और रेशमी साड़ियां आदि दिखाता तो उसकी आंखों के सामने रेखा का भूरा सा चेहरा घूम जाता। वह उसके लिए मोटी सूती साड़ी के सिवा कुछ अच्छी साड़ी नहीं ले पाता था। हर साल दिवाली का इंतजार वह ये सोचकर करता कि इस बार अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेगा। इसके लिए वह पाई पाई जोड़कर रखता, पर जब दिवाली के आने पर उन पैसों का हिसाब करके देखता तो वो पैसे बहुत ही कम होते। फिर वही कम दाम के कपड़े खरीदकर जैसे तैसे दिवाली मनाता। अपने लिए वह कभी नए कपड़े तक नहीं खरीदता था जब तक कि खरीदना बहुत ही आवश्यक ना हो जाए। राजन बहुत ही मेहनती आदमी था। वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता था, कभी भी आलस नहीं करता था। काम करने में उसके इसी अच्छे व्यवहार के कारण ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे और ग्राहकों को बढ़ते हुए देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हो जाया करते थे। देखते ही देखते उस कपड़े की दुकान में बिक्री सबसे अधिक होने लगी। इससे कपड़ा दुकान के मालिक ने राजन से खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। राजन उस बढ़े हुए वेतन को बड़े जतन से संभाल कर रखने लगा था। राजन का बस एक ही मकसद था और वह ये था कि वो अपनी पत्नी रेखा को धनतेरस के दिन सोने का एक गहना लाकर खरीद कर उपहार में दे। आज तक उसने अपनी पत्नी को कोई भी गहना खरीद कर नहीं दे पाया था। वो ये बात उसे मन ही मन कचोटती रहती थी। धनतेरस के दिन सभी लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते, पर राजन उस दिन केवल पीतल का कोई बर्तन खरीदकर घर लाता था। अपनी मजबूर हालत पर वे अपने आप को ही धिक्कारता था। करीब 5 साल कठिन मेहनत कर पैसे जोड़े। अब उसके पास करीब 90,000 रुपए जमा हो गए थे। वह बहुत ही खुश था। दिवाली के लिए उसने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और अपनी पत्नी के लिए बनारसी साड़ी खरीद कर लाया। साड़ी देखकर रेखा बोली, अजी आपने ये इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए क्यों ली? आपने अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदे? रेखा, तुम हमेशा सूती साड़ी पहनती हो। ये बनारसी साड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। राजन बोला, पर आपने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। रेखा बोली, अरे रेखा, अब मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। और हाँ, कल धनतेरस है, कुछ नई चीजें खरीदने बाजार जाएंगे। तू अच्छे से तैयार रहना। वह बोला। रेखा विस्मित होकर उसे देखती है गई, क्योंकि उसको राजन की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। रेखा अपने मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या रह गया है खरीदने के लिए जो कल हमें वह वहां लेकर जाएंगे। दूसरे दिन राजन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम जा पहुंचा। राजन की पत्नी ने बनारसी साड़ी पहन रखी थी। रेखा उस साड़ी में वाकई बहुत ही कमाल की लग रही थी और दोनों बच्चों ने भी नए कपड़े पहने थे। लेकिन राजन ने धुले और इस्त्री किए हुए
अपने पुराने कपड़े ही पहन रखे थे। उस शोरूम को देखकर वह चकित रह गया। बड़े कांच के दरवाजे के सामने वह ठिठक कर रह गया। वहां खड़ा दरवान राजन को एक क्षण सर से पैर तक घूर कर देखता है और फिर कड़क आवाज में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें और यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? राजन सक पका गया और बोला, जी भैया, मुझे गहने देखना है। अच्छा, गहने? और अभी तुम? पहले मुझे ये बताओ, देखना है खरीदना है? वह दरबान फिर से राजन से अकड़ कर बोला, जी भैया, खरीदना है, इसे देखना चाहता हूँ। गहने खरीदने के पैसे हैं या फिर ऐसे ही चले आए घूमने? दरबान ने पूछा। हाँ हाँ भैया, हम पैसे लेकर आए हैं, ये देखो। राजन अपनी पैंट की जेब की ओर इशारा करते हुए बोला। राजन का इस तरह मासूम उत्तर सुनकर वह दरबान खुद पर ही बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत ही राजन से माफी मांगी और उसके बाद उसने कांच के दरवाजे को भीतर की ओर ठेलकर उसे अंदर जाने दिया। उसके पीछे उसकी पत्नी सर झुकाकर बच्चों का हाथ थामे अंदर घुसी। अरे, उस दरबान का व्यवहार देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। वह मन ही मन में सोच रही थी कि कोई ऐसे ऐसे कैसे किसी का अपमान कर सकता है बिना उसकी सच्चाई जाने। लेकिन शायद रेखा को पता ही नहीं था कि जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। आजकल दुनिया इंसान को उसके पहनावे से जानती है, ना कि उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से। अंदर जाकर राजन एक कोने वाले काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके बगल में खड़े हो गए। सभी काउंटर कचाकच भरे हुए थे। वहां के कर्मचारी आने वाले ग्राहकों से पूछ कर उन्हें काउंटर दिखा रहे थे। वहां सभी स्त्री पुरुष महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनके साथ वहां के कर्मचारी बड़े अदब से पेश आ रहे थे। वे उन्हें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि हाजिर कर रहे थे। लेकिन राजन अपने परिवार के साथ उसी कोने में खड़ा रहा। उसका परिवार मामूली कपड़े पहने हुए था, इसलिए वहां के कर्मचारी उनकी ओर देख ही नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, आते जाते लोगों की नजरें राजन की ओर जरूर उठ जाती। दरअसल उसके कमीज का आस्तीन थोड़ा सा फटा हुआ था। राजन के लिए ये मामूली बात थी, पर दुकान के कर्मचारी और आते जाते ग्राहक उसे खा लेने वाली नजरों से देख रहे थे। राजन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजन बोला, भला इंसान, उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर उसकी पत्नी रेखा शर्म से गड़ी जा रही थी। राजन को ना किसी ने बैठने को कहा, ना ही उसे किसी ने चाय कॉफी के लिए पूछा। करीब 1.5 घंटे बाद भीड़ छट गई। तब राजन एक खाली काउंटर पर जा पहुंचा और काउंटर पर बैठे स्टाफ से उसने धीरे से गहने दिखाने को कहा। अजीब सा मुंह बनाते हुए काउंटर का स्टाफ उसे कान की बालियां, अंगूठी, सोने के हार, चूड़ियां आदि दिखाने लगा। रेखा बार बार उसे इशारे से मना कर रही थी, पर राजन ने भी इशारे से उसे चुप करा ही दिया। फिर उसने एक चूड़ियों का सेट दिखाकर उसका भाव पूछा। काउंटर स्टाफ ने उसका वजन देखकर उसका दाम 1,20,000 बताया। राजन के पास उतने पैसे नहीं थे। अंत में उसने एक पतला हार दिखाकर उसका भाव पूछा। वह करीब 60,000 का था। राजन ने उस हार को देने को कहा। उस कर्मचारी ने उसकी पर्ची बनाकर भुगतान काउंटर पर भेज दिया। उस काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसका बिल बनाकर पैसे भुगतान करने को कहा। राजन अपनी जेब से एक छोटी थैली निकालकर उसमें पड़े छोटे बड़े नोट गिनकर उसे देने को तैयार हुआ।
उतना सारा चिल्लर देखकर उस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया। उसने राजन को झिड़कते हुए वह हाथ वापस भेज दिया। राजन बुरी तरह अपमानित होकर वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, एक कर्मचारी ने आकर कहा कि सेठ जी बुला रहे हैं। उस ज्वेलरी शॉप के मालिक रामेश्वर जी अपने कक्ष से बैठे बैठे सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे। राजन के प्रति अपने कर्मचारियों का व्यवहार देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों से कभी ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि वह तो ग्राहकों को भगवान स्वरूप मानते हैं और कोई उनके भगवान का अपमान करे कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजन को अपने कक्ष में बुलावा भेजा था। राजन अपने परिवार के साथ डरते डरते उनके कक्ष में प्रवेश करता है। सेठ रामेश्वर ने उनके लिए मिठाई और चाय मंगवाई। फिर राजन से वह पैसा लेकर एक कर्मचारी के द्वारा बिल बनवाने भेजा। कुछ ही देर में वह सोने का हार पैक होकर सेठ के पास आया। सेठ रामेश्वर ने उसे राजन के हाथों में दे दिया। राजन और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। राजन ने हाथ जोड़कर सेठ को नमस्कार किया। रेखा ने भी नम आंखों से हाथ जोड़कर नमस्ते की और बोली, सेठ जी, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। सेठ रामेश्वर बोली, मुझे सेठ मत कहो बहन, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं भी एक गरीब बाप का बड़ा बेटा हूं। मैं एक सुनहार के यहाँ कारीगरी करता था और फिर धीरे धीरे मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ हूं। मैंने भी बहुत गरीबी झेली है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है और आज आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई है। मुझे अब भाई ही कहो। और हाँ, भैया दूज के दिन मुझे अपने घर बुलाना मत भूलना। इतना कहकर सेठ ने उसके घर का पता पूछा। दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्योहार आया। राजन ने रामेश्वर सेठ की दुकान पर जाकर उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। इस बार वहां के स्टाफ ने राजन को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अंदर आने दिया और सेठ जी के पास लेकर गया। इस बात से राजन बहुत ही खुश हुआ था। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। राजन इतना भोला भाला इंसान है कि छोटी छोटी बातों में वो अपने लिए खुशियां ढूंढ लेता है। घर जाकर राजन ने रेखा को सब कुछ बता दिया कि आज वहां पर सभी लोगों ने उसका बहुत ही सम्मान किया। राजन की बात सुनकर रेखा भी बहुत खुश हो जाती है। भैया दूज के दिन रेखा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने भाई रामेश्वर सेठ की राह देखने लगी। सेठ रामेश्वर राजन के घर पहुंचे। रेखा ने अपने भाई की आरती उतारकर उसका स्वागत किया। भोजन के बाद सेठ रामेश्वर ने रेखा को बुलाकर उसके हाथों में एक उपहार दिया। रेखा ने जब वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वही सोने की चूड़ियां थी जिन्हें उस दिन राजन ने खरीदना चाहा था। रेखा ने सेठ रामेश्वर के पैर छूकर प्रणाम किया। रामेश्वर ने उसे मन से आशीर्वाद दिया और कहा, बहन, जब भी कुछ जरूरत हो तो अपने इस भाई को जरूर याद कर लेना। मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा अपनी बहन की सेवा में। सेठ जी के मुंह से यह शब्द सुनकर रेखा बहुत ही खुश हो गई। फिर सेठ जी राजन की ओर मुड़कर बोली, राजन जी, आप मेरी ज्वेलरी शॉप में बतौर मैनेजर काम करें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपकी कर्मठता से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। आप मुझे निराश ना करें। राजन और उसकी पत्नी रेखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने साल बाद धनतेरस की खरीदारी उसके लिए वैभव लेकर आई थी। इस बात से
वे सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन राजन ने उनके यहाँ नौकरी करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वह अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। राजन की इस बात की वजह से सेठ रामेश्वर मुस्कुराकर वहां से चले गए। सेठ रामेश्वर मन ही मन में सोचते थे, मैं ये कैसे भूल गया कि वह बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है। वह अपने मालिक की नौकरी छोड़कर मेरे यहाँ कैसे कर सकता है। बिना उनसे पूछे सेठ रामेश्वर अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। लेकिन रेखा राजन से इस बात की वजह से नाराज हो गई थी। राजन ने रेखा को अपने पास बैठाया और फिर बहुत ही प्यार से समझाया, देख रेखा, आज मैं जो कुछ भी हूं वह अपने कपड़े वाले सेठ की वजह से हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे जरूरत का ध्यान नहीं रखा। जब मैं वहां पर नौकरी करने गया था तब मेरी तनख्वाह सिर्फ 5,000 थी और आज 5-6 सालों में 20,000 हो गई है। रेखा, उनका बुढ़ापे का शरीर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। उन्होंने तो मुझसे इस बार कहा था कि राजन, तुम अपनी बीवी और बच्चों को इस बार यहीं पर ले आना। तुम्हारे बच्चों के साथ मेरा बुढ़ापा भी संवर जाएगा और फिर आखिर कब तक रेखा बेटिया और बच्चे वहां पर अकेले रहेंगे। रेखा, अब तुम भी मुझे बताओ, मैं उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ दूं। तुम भी तो 2 या 3 बार उनसे मिल चुकी हो ना। तुम्हें तो पता है कि हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं वो। जब कभी तुम और बच्चे वहां पर आते थे तो वो बच्चों के लिए कितने खेल खिलौने और कपड़े लेकर आते थे। उन्होंने कभी हम लोगों को पराए होने का एहसास नहीं होने दिया। रेखा, हाँ, वे अपने काम को लेकर थोड़ा सख्त जरूर है, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। रेखा, उनके अपने बच्चे और पोते तो उनसे कई कई साल हो जाते हैं, मिलने भी नहीं आते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने पिता के साथ वो भी। क्या उन लोगों को अपने पिता से जरा सा भी लगाव नहीं है। रेखा, तुम्हें सच बताऊं, मुझे कभी कभी उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में ऐसे अकेला छोड़ कैसे सकते हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी जब वो लोग ऐसा करते हैं। रेखा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमारी जिंदगी में रिश्ते भी बहुत ही मायने रखते हैं। राजन की बातें सुनकर रेखा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। उसे अपने पति की बात समझ में आ रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद राजन, उसकी पत्नी रेखा और उसके दोनों बच्चे वहां से चले गए। राजन अपने परिवार के साथ अब कपड़े वाले सेठ जी के घर में ही रहता था। राजन ने तो अपने परिवार के लिए किराए का मकान देखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर सेठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने राजन के सामने अनुरोध किया कि वे लोग उनके साथ ही रहें। राजन ने उनकी बात मान ली थी, इससे अब उसके सेठ जी बहुत ही खुश थे। सेठ जी ने रेखा को अपनी बेटी और राजन को अपना बेटा मान लिया था। राजन और रेखा ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई। रेखा सेठ जी का बिल्कुल अपने पिता की तरह ध्यान रखती थी। एक दिन अचानक से सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजन ने सेठ जी को अस्पताल में भर्ती कराया और उनके बच्चों को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय वे नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा है। कि सुनकर राजन बहुत ही हैरान रह गया था कि इस समय पर भी सेठ जी के बच्चे। सेठ जी को 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। दुकान को राजन ने संभाल लिया था। दिन में सेठ जी के पास अस्पताल में रेखा रहा करती थी और कभी कभी बच्चे भी आ जाया करते थे।
और रात में राजन उनके साथ रहता था। उस सबने मिलकर सेठ जी की बहुत सेवा की और सेठ जी जल्दी से ठीक होकर घर वापस भी आ गए थे। सेठ जी जब कभी अकेले में बैठे होते तो वह अपने बच्चों और राजन के बारे में सोचा करते कि राजन पराया होकर भी इतना सब कुछ करता है उनके लिए, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन बदले में उनके बच्चों ने कभी उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये कैसे खून के रिश्ते हैं जो अपनों को ही छोड़कर चले जाते हैं। उनके सुख दुख में भी साथ देने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे करके दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। अब सेठ जी की जान राजन के बच्चों में बसने लगी थी। एक दिन सेठ जी और राजन हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और रेखा अपने किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक सेठ जी के बच्चे घर वापस आ गए। उन्होंने देखा राजन और उसकी पत्नी और उनके बच्चे सब वहीं पर रह रहे हैं। वैसे ये सब देखकर सेठ जी के बच्चों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। वे तो बहुत ही खुश थे कि अब उनको अपने पिता की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अब अकेले नहीं हैं। उनके साथ राजन का पूरा परिवार खड़ा है। सेठ जी के बच्चों को जमीन जायदाद या रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था, परंतु बस बाहर रहकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। वे अपने पिता के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। यहाँ पर वे जितने दिन भी रहे उनको सबके साथ में बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने राजन को कई बार धन्यवाद कहा था उनके पिता का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि जो काम वे बेटे होने के नाते भी नहीं कर पाए थे वह काम राजन ने किया। सेठ जी ने कभी भी राजन से अपने बच्चों की बुराई नहीं की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजन सेठ जी के बच्चों से डरता था। पर आज सेठ जी के बच्चों से बात करके राजन का ये डर भी निकल गया। लेकिन राजन मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसा भी क्या काम है बिजी हो जाना कि अपने आप के लिए भी समय ना निकाल पाए। खैर, जो होना होता है वह तो होके ही रहता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार सेठ जी के बच्चे खुशी खुशी यहाँ से वापस चले गए। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए। सेठ जी राजन और उसके परिवार के साथ बहुत ही खुश थे। राजन के बच्चे दादाजी दादाजी वह दिन भर बोल बोलकर परेशान कर देते। सेठ जी को बच्चों का इस तरह परेशान करना बहुत ही अच्छा लगता था, पर उनकी छोटी छोटी शैतानियों से अपने बच्चों को याद कर लिया करते थे और मन ही मन में मुस्कुरा लिया करती थी। सेठ जी अब ज्यादातर बीमार रहने लगे थे, इसलिए वे दुकान पर बिल्कुल भी नहीं जा पाते थे। आज धनतेरस का दिन था। सेठ जी ने अपने वकील को बुलाया, घर और दुकान की राजन के नाम कर दी। राजन ने सेठ जी को कई बार मना करने की कोशिश की। सेठ जी, इस दुकान पर और घर पर मेरा कोई हक नहीं है। आप मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश कीजिए ना। इस पर आपके बच्चों का हक है, मेरा नहीं। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, राजन, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हक है, हम लोगों का नहीं। जो फर्ज एक बेटे को यानी कि मुझे निभाना चाहिए था वह फर्ज तुमने निभाया है, तो फिर इन सब चीजों पर तुम्हारा ही हक है, हम लोगों का नहीं है। सेठ जी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश थे। सेठ जी के बेटे ने इस बार अपने पिता से माफी मांगी, उन्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन हम लोग आपको छोड़कर चले गए। सेठ जी ने अपने दोनों बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें गले से लगा लिया था। आज
सेठ जी और उनके दोनों बेटों की आंखों में आंसू थे। तभी सेठ जी के एक बेटे ने कहा, पिताजी, आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका मन करे आप लोग हम लोगों के पास भी घूमने आ जाया करना, और हम लोग भी जल्दी जल्दी आपके पास आते जाते रहेंगे। इस तरह से आपका भी मन बहल जाया करेगा और आपकी सेवा करके हमें भी अच्छा लगेगा। इस तरह सेठ जी ने अपनी दुकान और घर राजन के नाम कर दिया। अगले दिन सेठ जी के पोते और बहू भी आ गए थे, क्योंकि इस बार उन लोगों ने दिवाली को यहीं पर मनाने की योजना बनाई थी। आज सेठ जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। आज घर में रौनक दिखाई दे रही थी। बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शायद बूढ़े माँ बाप को इसी दिन का तो इंतजार होता है कि उनके बच्चे भी 2 पल उनके साथ बिताएं, उनके साथ तिथि और त्योहार मनाएं। बूढ़े माता पिता को धन दौलत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है। उनके बच्चों का प्यार ही उनके लिए बहुत ही अनमोल होता है। अगले दिन विधि विधान के साथ सबने मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। सेठ जी की दोनों बहू ने रेखा को कभी पराया नहीं समझा था। उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह प्यार किया। धीरे धीरे करके 10 दिन गुजर गए। अब सेठ जी के बच्चे, बहू और पोते सब वापस जाने के लिए तैयार थे। रेखा ने उनके लिए बहुत सारी चीज बनाई ले जाने के लिए। सभी खुशी खुशी घर से विदा हो गए, ये बोलकर कि जल्द ही वे लोग वापस आएंगे उनसे मिलने के लिए। आज सेठ जी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि जल्द ही उनके फिर से उनसे मिलने वापस आएंगे। सेठ जी को इतना खुश देखकर राजन और रेखा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, और वे मन ही मन में सोच रहे थे कि माँ बाप के लिए छोटी छोटी खुशियां ही कितनी मायने रखती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।